जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, आज हम करने वाले हैं हेरिडिटी। और ये लेक्चर मैं इतना शॉर्ट बनाऊंगा ना कि जैसे मान लो कि आपका पेपर है और आप पेपर से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले आप रिवाइज करना चाहते हो, तो आप इस चैप्टर को बहुत क्विकली सिर्फ ईयरफोन लगा के पूरे चैप्टर को समझ सकते हो। आपको फोन में इवन देखने की भी जरूरत नहीं है, तो आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। हेरिडिटी चैप्टर की शुरुआत होती है रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन से होता क्या है? रिप्रोडक्शन से नए इंडिविजुअल्स क्रिएट होते हैं। अब इस रिप्रोडक्शन के भी दो मोड्स होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको प्लांट्स में भी देखने को मिल सकता है और बैक्टीरिया, फंगस, इन सब में भी देखने को मिल सकता है। अच्छा, अगर प्लांट्स की मैं बात करूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मान लो एक शुगर केन का प्लांट है। आपने शुगर केन के स्टेम को काटा जिसमें नोड था और उस स्टेम को आपने मिट्टी में प्लांट कर दिया। तो आप देखोगे जिस शुगर केन को आपने काटा था, जिसका स्टेम आपने काटा था और फिर उसको आपने प्लांट कर दिया, एग्जैक्टली सेम टू सेम शुगर केन प्लांट दोबारा वहां से आ जाएगा। तो प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या हुआ? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब ये हुआ प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज करके आप रिप्रोडक्शन करवा रहे हो। अब ये वेजिटेटिव पार्ट्स क्या हुए प्लांट्स के? जैसे कि रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, ये सारे प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। जैसे आप लीव्स की अगर बात करें, ब्रायोफाइलम आपने सुना होगा, तो ब्रायोफाइलम अपने लीव्स के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकता है। शुगर केन का जैसे मैंने आपको बता दिया, शुगर केन अपने स्टेम्स के थ्रू रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। तो एक तो ये हो गया। अब जैसे बैक्टीरिया का मान लो, एक बैक्टीरिया ने 2 बैक्टीरिया प्रोड्यूस किया और 2 बैक्टीरिया ने आगे जाकर दोबारा 2 और बैक्टीरिया प्रोड्यूस किए। लेकिन इसमें पता है दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जितने भी नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनके अंदर वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते। मिलते हैं तो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। तो अब यहां पे रोल आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अकेला एक बंदा वो रिप्रोड्यूस कर रहा होता है। अकेला एक प्लांट, अकेले एक बैक्टीरिया, अकेले एक फंगाई, अकेला एक अमीबा, सब अकेले अकेले रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है। अब जब 2 पेरेंट्स आ जाते हैं ना, तो उनके दोनों पेरेंट्स के अंदर जो डीएनए होंगे वो दोनों भी आएंगे और नए वाले बच्चे के अंदर दोनों डीएनए का मिक्सअप होगा। तो आगे आने वाले जो बच्चा होता है ना, उसके अंदर चांसेस ये होते हैं कि उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो दोनों के डीएनए मिक्सअप हो जाते हैं नए इंडिविजुअल के अंदर। तो अब चांसेस ये होते हैं कि वो जो इंडिविजुअल हो एकदम अपने माता पिता से अलग दिखता हो, उसका बिहेवियर एकदम अलग हो। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि अपने आपके दादू के जैसे नहीं है आपके माता पिता, और आप अपने माता पिता से बिल्कुल अलग हो। तो ओवर द जनरेशन क्या होता है ना, कि ये जो वेरिएशंस है ये एड ऑन होते रहते हैं, एड ऑन होते रहते हैं। 10 जनरेशन आगे अब जाओगे ना, तो आपको फर्स्ट जनरेशन और 10वें जनरेशन के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। ये इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब, जैसे आपने बोला ना, मैंने अपने पापा की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली, कि मेरे को पापा की जायदाद मिल गई। लेकिन इनहेरिटेंस का मतलब बायोलॉजी में ये होता है कि अपने पेरेंट्स से, अपने अपने से पहले वाले जो जनरेशन है उनसे उनके ट्रेड्स को पास ऑन कर लेना। उनका ट्रेड से पास ऑन होता है नए जनरेशन में, उसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ट्रेड्स का मतलब गुण, उनके गुण का पास ऑन हो जाना अगले जनरेशन में, उसे ही हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। अब इस इनहेरिटेंस में होता क्या है कि 2 चीजें होती हैं। जब वो ट्रेड्स पास ऑन होते हैं तो बेसिक बॉडी डिजाइन पास ऑन होता है। अब जैसे भाई देखो, आप इंसानी हो, पापा इंसान थे, आप भी इंसान हो। पापा के 2 हाथ, 2 पैर, एक नाक, 2 आंख, है ना, 2 कान। तो ये सारे बेसिक बॉडी डिजाइन के अंदर आते हैं। तो बेसिक बॉडी डिजाइन एग्जैक्टली आगे पास ऑन होता है, लेकिन इसके साथ साथ वेरिएशंस भी आ जाते हैं। तो ये चैप्टर जो है ना, पूरा का पूरा ये क्या बोलते हैं, वेरिएशंस के आजू बाजू ही घूमते हैं, क्योंकि वेरिएशंस की इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। वेरिएशंस ही वो चीज है जो आपको नेचर में सर्वाइव करने के लिए बहुत जरूरी है। अब आपसे एक सवाल ये है कि क्या सारे वेरिएशंस इक्वली सर्वाइव कर जाते हैं? तो जवाब है नहीं, सारे वेरिएशंस इक्वली सर्वाइव नहीं कर जाते हैं। इसका एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि मान लो बैक्टीरिया जो हैं वो एक नॉर्मल टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए बने हुए हैं। अब मान लेते हैं कि एकदम से वहां पे हीट वेव आ गई है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वही बैक्टीरिया वहां पे सर्वाइव कर पाएंगे जिनके बॉडी के अंदर हीट रेजिस्टिंग वेरिएशंस आ चुकी है, और जिनके अंदर नहीं आई है वो सारे के सारे मर जाएंगे। तो होगा क्या यहाँ पे, जो बचे हुए बैक्टीरिया जिनके अंदर हीट रेजिस्टिंग वेरिएशंस आ चुके हैं, ये आगे जाके और भी ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चे पैदा करेंगे अपने, और ये ट्रेड्स पास ऑन होते जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि नेचर भी उसे सिलेक्ट करता है
जो नेचर में एग्जिस्ट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फिट है। इसका एक ना बहुत बड़ी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आज से बहुत साल पहले जितने भी जिराफ्स थे ना, वो लंबे छोटे, जिनकी गर्दन लंबी होती थी, कईयों की छोटी होती थी, कईयों की मीडियम साइज हुआ करती थी। लेकिन एकदम से ना फिर ड्रॉट आ जाता है। ड्रॉट का मतलब सब कुछ सूखा पड़ जाता है। तो जब सब कुछ सूखा पड़ जाता है तो जितने भी छोटे छोटे शॉर्ट प्लांट्स थे वो सारे डेड हो जाते हैं। अब बचे सारे टॉल प्लांट्स। तो जितने भी शॉर्ट नेक्ड या मीडियम साइज नेक्ड वाले जो जिराफ्स थे वो सारे स्टार्व कर जाते हैं, भूखे मर जाते हैं। लेकिन जितने भी लंबे नेक वाले जिराफ्स थे ना, वो सरवाइव कर जाते हैं क्योंकि उनको टॉल प्लांट्स तक वो पहुंच सकते थे। तो अब टाइम के साथ क्या होता है, ओवर द टाइम क्या हुआ कि इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये जो ट्रेड्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन किया, और वहां पे फिर जिराफ का एवोल्यूशन होता है। जो आप आज जिराफ देखते हो ना, वो इसी एवोल्यूशन का हिस्सा है। तो हमने यहाँ पे सीखी 3 चीजें होती है एक्चुअली में एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशंस आते हैं, और फिर उस वेरिएशन को नेचर सेलेक्ट करती है। हाँ भाई, ये जो है वेरिएशन ये काम का है, ये काम का नहीं है। जो काम का नहीं होगा ना, वो वाला सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा ऑर्गेनिज्म, और जो काम का होगा वो सर्वाइव कर पाएगा। और अगर वो वेरिएशन सर्वाइव कर गया, वेरिएशन सर्वाइव कर गया, उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन हुआ, तो उसके बाद एवोल्यूशन होता है। अब तक चांसेस ये हैं कि आपके इस चैप्टर में थोड़ा सा इंटरेस्ट तो जाग चुका होगा, लेकिन इतना समझने से पेपर में काम नहीं चलेगा। तो अभी हमें समझना पड़ेगा कि जो फादर ऑफ द जेनेटिक्स हैं, ग्रिगोर मेंडल, इनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। तो यहां पे ना 2 रूल ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं। उसमें पहला रूल ये होता है कि हर बच्चे के अंदर ना अपने माता पिता के इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं। आधा पापा से आता है, आधा मम्मी से आता है। अब यहाँ पे जीन्स या जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो, सर जीन्स क्या होते हैं एक्चुअली में? जीन्स एक्चुअली में वो चीज होते हैं ना जो आपके बॉडी में प्रोटीन, मतलब कि वो इंफॉर्मेशन होते हैं। जीन्स आर एक्चुअली इंफॉर्मेशन जो आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बनाते हैं। और ये प्रोटीन्स क्या करते हैं? ये प्रोटीन्स ही वो चीज हैं जो आपके सेल को फंक्शन करने में, मेंटेन करने में मदद करते हैं, और ये आपके ट्रेड्स को भी कंट्रोल करते हैं। तो ये जो सारा इंफॉर्मेशन है ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये पिताजी और माताजी का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर की बात कर रहे हैं। अब यहां पे रूल नंबर 2, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि माता और पिता का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है अपने बच्चे के अंदर, तो इसका मतलब तो ये हुआ, जैसे एक ट्रेट की बात कर लेते हैं। मैं अपने बाल की बात करता हूं, मेरा बाल एक ट्रेट है, तो मेरे इस ट्रेट को लेके ना मेरे अंदर 2 वर्जन्स प्रेजेंट होंगे। हर ट्रेट के लिए 2 वर्जन्स प्रेजेंट है हर बच्चे के अंदर। एक जो पिताजी से आता है, एक जो उसके माताजी से आता है। जो पिताजी से आता है, लेट्स से कि मेरे पिताजी के बाल बहुत काले और कर्ली है, और मेरे मम्मी के बाल बहुत थिन और लॉन्ग है। तो मेरे अंदर जो मेरे हेयर्स होंगे ना, इस ट्रेट के लिए 2 वर्जन्स अवेलेबल है, जो पापा से भी आए हैं और जो मम्मी से भी आए हैं। तो नेक्स्ट सवाल रूल ऑफ इनहेरिटेंस का ये है कि कौन सा ट्रेट उस इंडिविजुअल में विजिबल होता है। इस चीज को समझने के लिए ग्रिगोर मेंडल ने ना मटर पे एक्सपेरिमेंट किया। मटर को इंग्लिश में पी बोलते हैं, तो पी पे एक्सपेरिमेंट किया। तो इसको मैं आपको ना बोर्ड पे बहुत अच्छे से समझा सकता हूं, ऐसे बोलूंगा तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं और समझते हैं कैसे ग्रिगोर मेंडल ने पी पे एक्सपेरिमेंट किया। जब मैंने आपसे बोला कि ग्रिगोर मेंडल ने पी पे एक्सपेरिमेंट किया, तो आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि पी ही क्यों चूज किया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो उसका जवाब जो है ना, ये लिखा हुआ, इसको आप नोट डाउन कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आ सकता है। तो सबसे पहले तो मटर के अंदर ना बहुत कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स देखने को मिलते हैं जो कि क्लियरली विजिबल है। हम देख सकते हैं, हाँ भाई, एक मटर काफी लंबा है मटर का प्लांट, और दूसरा वाला जो मटर है काफी छोटा है। एक बहुत राउंडेड है और एक व्रिंकल्ड है, मुरझाया हुआ है। एक मटर के जो सीड्स हैं वो बहुत येलो कलर के हैं, और कुछ मटर जो हैं वो ग्रीन कलर के हैं। तो ये जो ट्रेट्स है ना, आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि इनमें तो बहुत ज्यादा डिस्टिंक्शन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इन पे एक्सपेरिमेंट करना ना बहुत आसान था, और ये नेचुरली सेल्फ पॉलिनेट करते हैं। और मेंडल ने लेकिन यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उसे हम अगला समझेंगे। अब मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, मेंडल ने पेरेंटल जनरेशन उठाया। जब मैं पेरेंटल जनरेशन कहता हूं तो उसका मतलब ये है कि मेंडल ने 2 पेरेंट्स लिए। एक पेरेंट, एक पी प्लांट वो था जो कि प्योरली टॉल था, यानी कि इसके अंदर दोनों जो जेनेटिक वर्जन्स थे वो दोनों टॉल वाले थे, टी और टी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था रूल ऑफ इनहेरिटेंस में, कि हर बच्चे में अपने दोनों पेरेंट्स के इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पे मान लो जो मैं टॉल वाला प्लांट ले रहा हूं, इसके अंदर जो दोनों वर्जन्स है ना, जो पिताजी माताजी से दोनों से आए होंगे, वो दोनों ही टॉल होंगे।
और इन्होंने एक दूसरा पेरेंट एक प्लांट उठाया जिसके अंदर जो प्योरली शॉर्ट था, यानी कि इसके अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन या वर्जन्स होंगे जिसको हम एलील्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन वर्जन्स को हम एलील्स बोलते हैं, ALLELES। इसके अंदर जो दोनों वर्जन्स है और दोनों शॉर्ट वाले, मतलब कि इस वाले प्लांट के दोनों पेरेंट्स शॉर्ट थे, तो वही वाला इनके बच्चों में भी आ गया, T और T, राइट। अब एक्चुअली में जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, मटर जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेट करता है, लेकिन मेंडल ने क्रॉस पॉलिनेट कराया। क्रॉस पॉलिनेट कराया तो हुआ क्या, ये मैंने यहाँ पे लिखा पेरेंट 1 और पेरेंट 1 के एलील्स, ये रहे T और T, ये रहा, और ये रहा मेरा पेरेंट 2 और ये पेरेंट 2 के एलील्स, T और T दोनों शॉर्ट वाले हैं। तो यहां पे इन्होंने जब इनको क्रॉस करवाया तो जो बच्चे पैदा होंगे, जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे, उनके अंदर कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन आएंगे। तो पहले बच्चे की बात करता हूं, जैसे चांसेस क्या है, यहाँ पे ये वाला T और ये वाला T मिलेगा, यहाँ पे ये वाला T और ये वाला T मिलेगा, यहाँ पे ये वाला T और ये वाला T मिलेगा, यहाँ पे ये वाला T और ये वाला T मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि सबके अंदर यही आ रहा है, एक कैपिटल T है, एक शॉर्ट T है, यानी कि जो इंडिविजुअल पैदा हुआ अपने पेरेंटल प्लांट से, उसके अंदर दोनों एलील्स है, टॉल वाला भी एक एलील प्रेजेंट है और एक शॉर्ट वाला भी एलील प्रेजेंट है। अब सवाल ये है कि इसमें डोमिनेटिंग कौन सा है, यानी कि इसमें विजिबल ट्रेट कौन सा है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट कराना, यहाँ पे जैसे मान लो 4 नए इंडिविजुअल्स पैदा हुए, तो मेंडल ने देखा भाई चारों के चारों काफी लंबे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली प्रेजेंट तो इसके अंदर शॉर्ट वाला एलील भी है, टॉल वाला एलील भी प्रेजेंट है, लेकिन विजिबल कौन सा है, विजिबल तो सारे के सारे लंबे दिख रहे हैं मटर के प्लांट्स। तो यहाँ पे T और T जब एक साथ आ जाता है तो इनको समझ आया कि T ज्यादा डोमिनेंट ट्रेट है। ये क्या है, ये डोमिनेंट ट्रेट था, क्या था ये, डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट था ये। और जो शॉर्ट T है वो रिसेसिव ट्रेट है, मतलब ट्रेट प्रेजेंट तो है लेकिन वो अपने आप को ना विजिबल नहीं करवा पाया। तो ये जो आपका जनरेशन है ना, इसी को मैं बोलूंगा फर्स्ट जनरेशन। ये F1 लिख देता हूं मैं इसको, ये F1 है, फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट प्रोड्यूस है वो T, T है, T और T है, कैपिटल T एंड शॉर्ट T। अब क्या करने वाले हैं हम, अब हम इस फर्स्ट जनरेशन वाले प्लांट्स को उठा के सेल्फ पॉलिनेट करवाएंगे। अब मेंडल जी ने क्या करा, मेंडल जी ने फर्स्ट जनरेशन के प्लांट्स को उठाया। आपको पता है फर्स्ट जनरेशन के जो प्लांट्स थे उनके अंदर कैसे ट्रेट्स प्रेजेंट होंगे, T और T, टॉल वाला भी है शॉर्ट वाला भी है, लेकिन टॉल वाला डोमिनेंट है। तो यहां पे इन्होंने 2 प्लांट्स उठाए और उनको सेल्फ पॉलिनेशन करने दिया। तो जब सेल्फ पॉलिनेशन करने दिया, देखो पेरेंट 1 फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन उठाया, इसके अंदर ये एलील्स प्रेजेंट है, टॉल वाला भी शॉर्ट वाला भी। दिस इज माई पेरेंट नंबर 2, जिसके अंदर जो कि फर्स्ट जनरेशन से उठा रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट जनरेशन के सारे प्लांट्स के अंदर कैपिटल T और शॉर्ट T वाला एलील प्रेजेंट होगा, टॉल वाला और शॉर्ट वाला। अब जब इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो आप खुद देखो यहाँ पे जो यहाँ पे नए इंडिविजुअल्स आएंगे उनके अंदर कैसे कैसे वर्जन्स आ सकते हैं। तो ये वाला T और ये वाला T एक साथ आएगा, ये वाला T और ये वाला T एक साथ आएगा, ये वाला T ये वाला T एक साथ आ सकता है, और ये वाला T ये वाला T एक साथ आ सकता है। आपने अभी फर्स्ट जनरेशन में ही देखा था कि जब कैपिटल T और शॉर्ट T एक साथ प्रेजेंट होता है, कैपिटल T रिप्रेजेंट टॉलनेस एंड शॉर्ट T फॉर शॉर्टनेस, तो कैपिटल T डोमिनेंट होता है। आपने देखा कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में ये दिखा मेंडल ने कि जब इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो सारे के सारे टॉल प्लांट्स निकल रहे हैं, यानी कि कैपिटल T वाला डोमिनेंट है, शॉर्ट T प्रेजेंट तो है लेकिन वो लड़के अपने आप को विजिबल नहीं करवा पा रहा टॉल के सामने। तो यहां पे ये टॉल होगा, ये तो ऑब्वियस ही बात है, जब दोनों टॉल है तो ऑब्वियस ही बात है जो प्लांट होगा टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये शॉर्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल T वाला वो नहीं है, कैपिटल T वाला एलील नहीं प्रेजेंट है इसके अंदर, दोनों एलील्स शॉर्ट वाले हैं, तो ये शॉर्ट प्लांट निकलेगा। तो आप देखो यहाँ पे सेकेंड जनरेशन, ये हमारा कौन सा पेरेंटल जनरेशन लिया था हमने, क्या करा पेरेंटल जनरेशन को क्रॉस पॉलिनेट कराया तो हमें फर्स्ट जनरेशन मिला। फर्स्ट जनरेशन को उठाया, फर्स्ट जनरेशन को उठा के हमने यहाँ पे कौन सा पॉलिनेशन किया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तो हमें क्या मिला, सेकेंड जनरेशन मिला, ये हमारा सेकेंड जनरेशन है। तो जो सेकेंड जनरेशन प्रेजेंट है ना, सेकेंड जनरेशन 3:1 में है। 3:1 में क्या है, 3:1 में जो 3 है वो टॉल पी प्लांट्स को रिप्रेजेंट करता है और 1 जो है वो शॉर्ट पी प्लांट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 75% टॉल प्लांट्स होंगे सेकेंड जनरेशन आते आते और 25% शॉर्ट प्लांट होंगे। क्या आपको बात समझ आ रही है? ये कौन सा जनरेशन है, ये आपका सेकेंड जनरेशन, दिस इज माई सेकेंड जनरेशन, F2 आप कह सकते हो, F2, दिस इज माई F2 सेकेंड जनरेशन। आई होप जितना भी मैंने यहां पे लिखा है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब समझते हैं
कि इससे कंक्लूजन क्या बन रहा है। अब मेंडल भाई साहब ने कंक्लूजन क्या निकाला, मेंडल भाई साहब ने ये बोला कि जो हर एक ट्रेट होता है ना, उसको दो जीन्स कंट्रोल करते हैं, दो फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, जिनको हम एलील्स भी बोलते हैं, राइट। और ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो जीन्स हैं, ये एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने मटर वाले एक्सपेरिमेंट में देखा कि ये जो दोनों जीन्स है जो पेरेंट्स से आते हैं, वो आइडेंटिकल हो सकते हैं, यानी कि मतलब दोनों ही, जैसे टॉल टॉल की बात कर लेते हैं, दोनों ही टॉल थे। आइडेंटिकल में दोनों शॉर्ट भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं एक दूसरे से, यानी कि एक पेरेंट से टॉल वाला एलील आ रहा है, फैक्टर आ रहा है, और दूसरे पेरेंट से शॉर्ट वाला फैक्टर आ रहा है। ये इनका कंक्लूजन था। और इन्होंने बोला कि मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। इन्होंने बोला कि इन अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, जैसे इसकी बात करते हैं, यहां पे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, मतलब कि इस वाले मटर के अंदर दोनों ट्रेट्स प्रेजेंट है, पिताजी का टॉल वाला मान लो और माताजी से शॉर्ट वाला मान लो। तो यहां पे हुआ क्या कि एक ट्रेट जो होगा ना वो डोमिनेंट होगा और दूसरा ट्रेट जो होगा वो रिसेसिव होगा, यानी कि वो अपने आप को छुपा लेगा। मास्क कर लेना मतलब छुपा लेना, जो कि हमने F1 जनरेशन में देखा। तो यहां पे जैसे कि मैंने क्या बताया था, मेंडल ने जब पहले वाले पेरेंटल जनरेशन को उठा के क्रॉस करवाया, उसके बाद जो हमें F1 जनरेशन मिला, उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने ये देखा कि जितने भी मटर थे सारे के सारे टॉल थे, यानी कि उनके अंदर प्रेजेंट तो दोनों ही जीन्स थे, दोनों ही फैक्टर्स उनमें प्रेजेंट थे, लेकिन दिख कौन सा रहा था, टॉलनेस वाला। तो एक डोमिनेंट होता है तो दूसरा ट्रेट रिसेसिव होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब हम समझते हैं मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। तो यहां पे मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने दो ट्रेट्स को एक साथ लिया। जैसे पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने एक ट्रेट की बात की थी, टॉलनेस या शॉर्टनेस के बारे में बात हो रही थी, तो यहां पे इन्होंने दो ट्रेट्स लिए। तो लेट्स से हमने एक पेरेंटल जनरेशन लिया, मतलब कि प्योर प्लांट्स, एक प्लांट ऐसा जिसके अंदर टॉलनेस के साथ साथ उसकी जो सीड्स है वो राउंड है, तो उसके टॉलनेस वाले में टीटी प्रेजेंट होगा, प्योर प्लांट है, प्योर पेरेंटल प्लांट है, तो टीटी कैपिटल टीटी, और एकदम राउंड है, इसका मतलब पेरेंटल जनरेशन से है, तो दोनों जो इसके जीन्स फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे कैपिटल आर वाले प्रेजेंट होंगे। और यहां पे इन्होंने एक शॉर्ट प्लांट लिया विद विंगल्ड सीड्स, विंगल्ड का मतलब मुरझाए हुए, जो प्रॉपर्ली राउंड नहीं है। तो यहाँ पे शॉर्ट प्लांट का आपको पता है कि अगर ये पेरेंटल प्लांट है, फर्स्ट जनरेशन प्लांट है, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन का भी जो पेरेंट है वो वाला प्लांट है, तो उसके अंदर प्योर शॉर्ट वाले फैक्टर्स पड़े होंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट टी दोनों आ गए, छोटे वाले टी, और रिंकल सीड्स को मैं दो छोटे आर से रिप्रेजेंट करता हूं। मैंने नहीं, मेंडल भाई साहब ने इन दोनों का क्रॉस पॉलिनेशन कराया। अब जब क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे तो आप देखो यहाँ पे एक टीआर प्रेजेंट है और यहाँ पे एक टीआर प्रेजेंट है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। यहाँ पे एक शॉर्ट टीआर एक शॉर्ट टीआर, ये इस वाले पेरेंट के फैक्टर्स हो जाएंगे। और जब ये क्रॉस पॉलिनेट करेंगे, आप खुद देखो यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे टी आर 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 टी आर, मतलब कि यहां पे जितने भी ऑफस्प्रिंग्स, इसको मैं बोलूंगा ये F1 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन प्लांट है, ये F1 है। तो जितने भी फर्स्ट जनरेशन प्लांट्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुए, मेंडल ने ये ऑब्जर्व किया कि सारे के सारे प्लांट्स ना टॉल थे एंड राउंडेड सीड्स थे उन सबके। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर जो कैपिटल टी है वो छोटे टी से ज्यादा डोमिनेंट था, और जो कैपिटल आर है वो छोटे आर से ज्यादा डोमिनेंट था। इसलिए जितने भी प्लांट्स यहां पे प्रोड्यूस हुए उनके अंदर ये ट्रेट्स हमें विजिबल थे, ये देखने को मिले। इसका मतलब ये नहीं कि छोटे वाले प्रेजेंट नहीं है, मतलब शॉर्ट आर और शॉर्ट टी प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट है, लेकिन वो रिसेसिव ट्रेट्स है, वो उसने अपने आप को छुपा रखा है अपने बॉडी के अंदर, वो दिख नहीं रहा हमें। अब क्या करता है मेंडल, अब इस F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन कराता है, उसको समझेंगे। अब जो हमारा F1 जनरेशन है ना, तो F1 जनरेशन के अंदर जितने भी प्लांट्स होंगे उनके अंदर ये फैक्टर प्रेजेंट होगा, टी कैपिटल टी शॉर्ट टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये F1 प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इसके चार गैमीट्स बन सकते हैं, यानी कि चार फैक्टर्स मैं इनमें से बना सकता हूं। एक कैपिटल टी कैपिटल आर को रखे, एक शॉर्ट टी कैपिटल आर को रखे, एक शॉर्ट टी शॉर्ट आर को रखे, और एक कैपिटल टी और शॉर्ट आर को रखे। तो ये चार गैमीट्स प्रेजेंट होंगे। तो अब मैं क्या करूंगा ना, मैं इन F1 जो प्लांट है, F1 प्लांट के दो पेरेंट्स को लेके उनका सेल्फ पॉलिनेशन कराऊंगा। क्या कराऊंगा, सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहां पे क्या किया गया, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट से दो प्लांट को उठाया और उनको सेल्फ पॉलिनेट कराया। तो जब सेल्फ पॉलिनेट कराते हैं उनको, तो यहां पे जैसे पेरेंट
1 के मैंने सारे गैमेट्स लिख दिए हैं यहाँ पे, और पेरेंट 2 के भी सारे गैमेट्स लिख दिए हैं। अब हमें देखना है कि जो नया इंडिविजुअल यानी कि जो F2 जनरेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स आएंगे उनके अंदर कैसे गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, उनके अंदर कौन से ट्रेट्स डोमिनेंट होंगे। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल टी और दो देखो, यहाँ पे भी टी टी कैपिटल कैपिटल है, कैपिटल कैपिटल, ठीक है, आर भी कैपिटल है, दोनों दोनों लगा दिया। अब यहाँ पे टी दोनों कैपिटल है और एक आर कैपिटल और एक आर छोटा, टी कैपिटल यहाँ पे टी छोटा, आर कैपिटल, यहाँ पे टी कैपिटल है, आर बड़ा है, टी शॉर्ट है, आर बड़ा है, ये वाला, ठीक है। जल्दी जल्दी सारा ऐसे भरते जाओ। कैपिटल टी दो, एक कैपिटल आर शॉर्ट आर, कैपिटल टी दोनों शॉर्ट आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर शॉर्ट आर, कैपिटल टी शॉर्ट टी स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल टी और ये आपका हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। लिखते टाइम ना कैपिटल टी को पहले लिख लो और शॉर्ट टी को बाद में, ऐसे कैपिटल आर को पहले लिख लो और शॉर्ट आर को बाद में। तो यहाँ पे कैपिटल टी हो गया ये रहा और स्मॉल टी हो गया मेरा ये रहा, दोनों कैपिटल आर प्रेजेंट है यहाँ पे, और ये मेरा कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड माय स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी आर और आर, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी शॉर्ट आर और स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल टी आर और आर, राइट। अब इतने कॉम्बिनेशंस मेरे पास बन गए। अब इन कॉम्बिनेशंस में ये जो F2 जनरेशंस के अंदर आने वाले जितने भी मेरे ऑफस्प्रिंग्स होंगे, इन ऑफस्प्रिंग्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा। आपको पता है कि जब T और T R और R साथ आ जाए तो कौन सा ट्रेट डोमिनेंट होता है, आपको पता है। तो आप खुद देख के बताओगे भाई, ये तो ऑब्वियसली साफ साफ दिख रहे हैं, टॉल एंड राउंडेड होगा। क्या होगा? टॉल एंड राउंडेड होगा। मतलब टॉल और राउंड, एक बच्चा मिल गया मुझे यहाँ पे, ये भी टॉल और राउंडेड होगा, ये भी टॉल और राउंडेड हो गया। अब भाई दो हो गया, ये दो बच्चे मिल गए मुझे, ये भी टॉल और राउंडेड होगा 3, ये भी टॉल और राउंडेड होगा 4, ये भी टॉल और राउंडेड होगा 5, ये टॉल और राउंडेड होगा 6, ये टॉल और राउंडेड होगा 7, ये टॉल और राउंडेड होगा 8 और ये टॉल एंड राउंडेड होगा 9। तो यहां पे मेरे को 9 ऐसे ऑफस्प्रिंग्स मिले F2 जनरेशंस में जो टॉल और राउंड होंगे। अब बात करते हैं ऐसे ऑफस्प्रिंग्स की जो टॉल है और व्रिंकल्ड है। टॉल और व्रिंकल्ड का मतलब ये होगा कैपिटल टी होना चाहिए और व्रिंकल्ड का मतलब स्मॉल आर होना चाहिए इसमें डोमिनेंट, मतलब कि व्रिंकल्ड वाला डोमिनेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे व्रिंकल्ड वाला डोमिनेंट है ना, तो उसका मतलब जो मैं चूज करूंगा ना उसमें कैपिटल आर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल आर होना चाहिए, कैपिटल आर नहीं होगा यहाँ पे। तो कैपिटल टी और स्मॉल आर वाला देखो, कैपिटल टी और स्मॉल आर पहले लाइन में तो कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो कैपिटल आर है तो यही डोमिनेट करेगा। कैपिटल टी और स्मॉल आर, कैपिटल टी और स्मॉल आर, ये देखो पहला ये मिल गया मुझे कैपिटल टी स्मॉल आर, दूसरा मुझे ये मिल गया, दो ये हो गए, और कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, नहीं ये नहीं है, ये रहा तीसरा मेरे को ये मिल गया कैपिटल टी स्मॉल आर का, और नहीं है। तो मेरे को 3 यहाँ पे टॉल एंड व्रिंकल्ड के प्लांट्स मिले, राइट। और यहाँ पे शॉर्ट एंड राउंड की बात करूं तो स्मॉल टी आना चाहिए और राउंड मतलब कैपिटल आर आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो आप सेलेक्ट करने वाले हो ना, यहाँ पे कैपिटल टी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कैपिटल टी प्रेजेंट हो तो ऑब्वियसली बात है ना वो टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट टी एंड कैपिटल आर, शॉर्ट टी एंड कैपिटल आर। चलो देखते हैं शॉर्ट टी कहां पे प्रेजेंट है भाई, कैपिटल टी यही होना चाहिए, कैपिटल टी नहीं होना चाहिए। शॉर्ट टी एंड देखो, शॉर्ट टी कैपिटल आर 1, ये 2 और ये 3, तो यहां पे भी शॉर्ट एंड राउंड वाले 3 प्लांट प्रेजेंट होंगे, शॉर्ट एंड राउंड वाले 3 प्लांट प्रेजेंट होंगे। अब शॉर्ट एंड व्रिंकल्ड की बात करते हैं। शॉर्ट एंड व्रिंकल्ड मतलब हाइट में भी छोटा है और सीड्स जो है वो राउंडेड भी नहीं है, मुरझाए हुए हैं। तो शॉर्ट एंड व्रिंकल्ड का होता है, शॉर्ट के लिए स्मॉल टी हो जाएगा और व्रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर हो जाएगा। तो स्मॉल टी और स्मॉल आर वाला सिर्फ यही पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे देखो कैपिटल आर प्रेजेंट है, तो ये डोमिनेट कर जाएगा और ये राउंड सीड्स निकलेंगे यहाँ पे, लेकिन मुझे तो रिंकल सीड्स चाहिए ना, तो यही एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे सेट हो रहा है ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो ये हो गया 1। तो यहाँ पे जो F2 जनरेशन में जो रेशियो बनेगा ना ऑफस्प्रिंग्स का, वो कुछ ऐसा बनेगा 9:3:3:1, जहां पे 9 टॉल और राउंड सबसे बेस्ट क्वालिटी के जो प्लांट्स निकलेंगे, और सेकंड जो निकलेगा टॉल और विंकल्ड भी 3 निकलेंगे, शॉर्ट और राउंड भी 3 निकलेंगे, और शॉर्ट एंड विंकल्ड 1 निकलेगा। आई होप आपको ये डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट भी समझ आ गया होगा।
तो यहाँ पे जो मेंडल जी ने जो डाइहाइब्रिड टॉस एक्सपेरिमेंट किया, इसका कंक्लूजन क्या निकला? इसका कंक्लूजन ये निकला कि जो दो ट्रेट्स इनहेरिट किए जाते हैं ना, वो दोनों ट्रेट्स इंडिपेंडेंटली इनहेरिट करे जाते हैं। ये दोनों ट्रेट्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, राइट? दोनों एक दूसरे के साथ टाइड नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे टी टी आर आर लिया और टी टी आर आर लिया, ये ना एक दूसरे से बंधे नहीं है। ये देखो, जैसे टॉलनेस वाला ट्रेट ये रहा और ये राउंडनेस वाला ट्रेट है, ये एक दूसरे से बंधे हुए नहीं है। ये इंडिपेंडेंटली मूव ऑन कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे टी टी आर आर भी बन रहा था, पीछे पीछे भी कराया, टी टी आर आर भी बन रहा होगा। तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंटली मूव ऑन कर सकते हैं, ये इनका कंक्लूजन था। अब हम समझेंगे कि जो हेरिडिटी है ना, वो सेलुलर और मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि आपने पढ़ा भी इससे पहले क्लास 9th में भी, कि सेल के अंदर क्या होता है। सेल का जो सेंट्रली लोकेटेड पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। क्या होता है भाई? क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, डीएनए। और डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन। अब ये जो डीएनए है ना, ये डीएनए आपके बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स बनेंगे ना, उन सारे प्रोटीन्स का इंस्ट्रक्शन इन डीएनए के अंदर होगा। और ये जीन है, जीन इज अ सेक्शन ऑफ डीएनए। जीन इज अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर वन प्रोटीन। ये सारे प्रोटीन का इंस्ट्रक्शन है डीएनए। और अगर एक प्रोटीन बनाना है तो एक जीन वो काम करता है। एक जीन एक प्रोटीन बनाने का काम करता है, और डीएनए में बहुत सारे जीन्स का कलेक्शन होता है, राइट? तो मतलब कि सारे प्रोटीन को बनाने का इंस्ट्रक्शन किसके अंदर है? डीएनए के अंदर है। एक प्रोटीन कौन बनाता है? एक प्रोटीन एक जीन बनाता है। और प्रोटीन की अहमियत मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। प्रोटीन क्या करता है? आपके सेल को अगर प्रॉपर्ली फंक्शन करना है या आपके ट्रेट्स को कंट्रोल करना है ना, तो वो काम प्रोटीन करता है। आपके बॉडी में एंजाइम्स बनाने का काम प्रोटीन करता है। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। लेट्स से प्लांट्स की हाइट के बारे में बात करते हैं। तो प्लांट्स की ग्रोथ को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स होते हैं। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में ये सीखा है कि ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइन, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। अब कोई प्लांट कितना ज्यादा ग्रो करेगा वो डिसाइड करता है हार्मोन। और हार्मोन को रिलीज कौन कराता है? हार्मोन को रिलीज कराता है एंजाइम। और अगर एंजाइम्स बहुत अच्छी मात्रा में रिलीज होता है तो जो प्लांट है उसकी हाइट बहुत ज्यादा होगी, प्लांट टॉल प्लांट होगा। अगर एंजाइम की मात्रा बहुत कम है, एंजाइम प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा, फंक्शन नहीं कर पा रहा, तो हार्मोन्स भी प्रॉपर नहीं बन पाएंगे, तो उस केस में आपका प्लांट शॉर्ट होगा। तो अभी हमने ये समझा, जो जीन्स हैं वो क्या बनाते हैं? वो प्रोटीन बनाते हैं। और ये जो प्रोटीन है वो क्या बनाते हैं? वो एंजाइम्स बनाते हैं। और एंजाइम क्या करता है? एंजाइम आपके बॉडी के अंदर हार्मोन्स को रिलीज कराता है, जो आपके बॉडी का एक ग्रोथ डिसाइडर होता है, या फिर आपके बॉडी के अंदर ट्रेट्स को डिसाइड कराता है कि आप लंबे हो गए, छोटे हो गए, मोटे हो गए, पतले हो गए। उन सबको डिसाइड कराने में इस प्रोटीन का ही हाथ है। अब ना हम थोड़ा सा बॉडी सेल्स के बारे में समझते हैं कि हमारे बॉडी में ना दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक तो होता है सोमैटिक सेल्स और एक होता है जर्म सेल। जर्म सेल्स को हम गैमेट्स भी बोलते हैं। तो सोमैटिक सेल्स में और जर्म सेल्स में कहां डिफरेंस आता है? सोमैटिक सेल्स को हम बोलते हैं डाइप्लॉइड सेल्स, और जो हमारे जर्म सेल्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं हैप्लॉइड। तो डाइप्लॉइड, हैप्लॉइड, सोमैटिक, ये सब क्या है? और एक क्रोमोसोम, होमोसोम, सारा फंडा अभी मैं आपको क्लियर करूंगा। ध्यान से देखना कि हमारे पास ना यहाँ पे एक सेल, एक बॉडी सेल के अंदर, एक सोमैटिक सेल के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एक इंसान के बॉडी के अंदर, बॉडी की सेल के अंदर। तो 23 पेयर्स की अगर मैं बात करूं, 1 से लेके कहां तक होता है? 23 तक होता है। तो यहाँ पे जो 1 से लेके जो 22 होंगे ना क्रोमोसोम, इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स बोलते हैं। किस क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। जो कि मेल के लिए, फीमेल के लिए सेम सेम होते हैं। और जो 23rd जो क्रोमोसोम होता है ना, 23rd जो पेयर होता है क्रोमोसोम का, इसको हम बोलते हैं 6 क्रोमोसोम। दिस इज 6 क्रोमोसोम। ये एक मेल में और फीमेल में डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि एक मेल के बॉडी में XY क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और एक फीमेल की बॉडी में XX क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, राइट? आपके बॉडी में जितने भी सेल्स है ना, एक्सेप्ट जर्म सेल्स, यानी कि मैं बोल रहा हूं नर्व सेल्स के बारे में बोल रहा हूं, मैं आपके मसल सेल्स के बारे में बोल रहा हूं, बोन सेल्स के बारे में बोल रहा हूं, ब्लड सेल्स के बारे में बोल रहा हूं, ये सारे के सारे जो सेल्स हैं ये सोमैटिक सेल्स होते हैं। और जो इसके अलावा जो जर्म सेल्स जो बचे हैं ना, वो सोमैटिक सेल्स नहीं होते। इन दोनों में डिफरेंस क्या आप देखना कि ईच ऑर्गेनिजम्स बॉडी सेल्स, जिनको हम सोमैटिक सेल बोलते हैं, हैज 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन। हर जीन का 2 कॉपी प्रेजेंट होता है। अच्छा,
जैसे कि मेरे एक सेल की बात करते हैं, एक सेल के अंदर 2 कॉपीज प्रेजेंट होंगे मेरे हर एक जीन के लिए, एक मम्मी से भी आया होगा, एक पापा से भी आया होगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइप्लॉइड बोलते हैं, क्योंकि मेरे पास 2 जीन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है मेरे पास, 2 कॉपीज, हर एक जीन की 2 कॉपियां प्रेजेंट होती है, हर एक जीन की 2 कॉपियां प्रेजेंट होती है। आंखों के बारे में 2 कॉपीज प्रेजेंट होगी, एक पापा से आया होगा, एक मम्मी से आया होगा, राइट। तो इसलिए इसको डाइप्लॉइड बोलते हैं। और इनके अंदर क्रोमोसोम्स भी कितने होते हैं, मान लो ये एक सेल है मेल का और एक फीमेल का सेल है, और इस सेल के अंदर कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे आपको बता चुका हूं। एक ह्यूमन के सेल के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे 23 पेयर में से मैं 23 तो नहीं बनाऊंगा, ऑब्वियस ही बात है, तो एक पेयर मैंने आपको बना के दिखा दिया कि ये पोजीशन नंबर 1 पे एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम ये रहा, और पोजीशन नंबर 2 पे एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम ये रहा। तो हमारे सोमैटिक सेल्स के अंदर एक्चुअली में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम डाइप्लॉइड कहते हैं, राइट। अब बात करते हैं जर्म सेल्स की। अब यहाँ पे जर्म सेल्स में क्या होता है, जर्म सेल्स जिसको हम एग्स बोलते हैं या फिर स्पर्म बोलते हैं, मेल में स्पर्म और फीमेल में एग, कंटेन्स ओनली 1 कॉपी फ्रॉम ईच पेरेंट। हर पेरेंट्स में से सिर्फ एक ही कॉपी, जीन का सिर्फ एक ही कॉपी आता है किसके अंदर, जर्म सेल्स के अंदर। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि ये आइस के बारे में, आंखों के बारे में इंफॉर्मेशन है, आंखों के बारे में जो क्रोमोसोम है ये पोजीशन पे बैठा हुआ है 1 और ये 1, ये मेल का ये फीमेल का। इसमें से अब सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होगा, सेल डिवीजन के टाइम पे इस फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे देखो पेयर में बैठा हुआ है, मेल के अंदर भी पेयर में, सोमैटिक सेल के अंदर ये पेयर में क्रोमोसोम बैठा है, फीमेल के अंदर भी ये पेयर में ये क्रोमोसोम्स बैठे हुए हैं। इस पेयर में से एक क्रोमोसोम यहाँ पे आएगा सेल डिवीजन के टाइम पे, और सेल डिवीजन के टाइम पे स्पर्म सेल्स बनेंगे, स्पर्म सेल्स के अंदर इसमें से एक क्रोमोसोम आ जाएगा यहाँ पे। और यहां पे सेल डिवीजन जब होगा, फीमेल में जब एक प्रोड्यूस होगा, तो इन पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से फर्स्ट पोजीशन में जो बैठा है एक रैंडमली कोई एक क्रोमोसोम यहां पे आ जाएगा। अब होगा क्या, अगर ये स्पर्म और ये एग फर्टिलाइजेशन करते हैं तो यहां पे एक जाइगोट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, जब ये फर्टिलाइज करेंगे एक दूसरे के साथ तो जाइगोट फॉर्म होगा, और जब जाइगोट फॉर्म होगा ना तो ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो जो मेरा जाइगोट होता है यहाँ पे, जो मेरा जाइगोट है, ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में डाइप्लॉइड है, डाइप्लॉइड, क्योंकि इसने क्या करा, इसने सेल के अंदर वापस 2 क्रोमोसोम्स को रिस्टोर कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो आपका ये जो जर्म सेल्स है, जिसको मैं बोलता हूँ स्पर्म और एग, इसके अंदर देखो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, पेयर्स में नहीं होते, सिर्फ एक। जैसे कि मान लो सिंपल सेल्स के अंदर अगर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम ही होंगे, एग के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे, पेयर्स में नहीं होंगे। क्योंकि पेयर्स में पता है कब बन जाएंगे वो, अगर ये दोनों फर्टिलाइज करके गैमीट वो जाइगोट फॉर्म करते हैं, तो ये दोनों वापस पेयर में आ जाएंगे। तो आपके जो ये स्पर्म्स और एग सेल्स होते हैं ना, ये हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आपका उद्देश्य सिर्फ ये होना चाहिए कि आपके पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। नहीं तो भाई बायोलॉजी है, ओशन इतना डीप है, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, खत्म ही नहीं होगा कभी। तो हमें उतना पढ़ना है जितना हमारे लिए जरूरी है। अब हम समझेंगे कि ह्यूमंस के अंदर ना सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि कोई बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, कैसे पता चलता है। उससे पहले कुछ और एग्जांपल सीखते हैं कि जैसे जो डिफरेंट स्पीशीज होते हैं ना, उनके डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होते हैं सेक्स को डिटरमाइन करने के। लेट्स से फॉर एग्जांपल रेप्टाइल्स की अगर बात करते हैं, तो रेप्टाइल ना अपने अंडे के ऊपर बैठता है और वो इंक्यूबेट करता है एग को। इंक्यूबेट मतलब गर्म करता है, आपने देखा होगा बर्ड्स भी करते हैं ऐसा कि अंडे के ऊपर बैठ के उसे गर्म करते हैं। तो उस अंडे का टेम्परेचर डिसाइड करता है कि उस अंडे के अंदर का एम्ब्रियो एक मेल में कन्वर्ट होगा या फीमेल में कन्वर्ट होगा, टेम्परेचर डिसाइड करता है यहाँ पे। अच्छा एक और बड़ी एग्जांपल बताता हूँ आपको, क्लाउन फिश के बारे में आपने अगर सुना होगा, तो क्लाउन फिश ना एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज करता है, वो अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अपना सेक्स चेंज कर सकता है। जैसे कि इनके में होता क्या है कि क्लाउन फिश हमेशा ग्रुप्स में रहते हैं, और इस ग्रुप में एक डोमिनेंट फीमेल होती है, एक डोमिनेंट फीमेल होती है, और इसके अंदर एक ब्रीडिंग मेल होता है और बाकी बहुत सारे नॉन ब्रीडिंग मेल्स होते हैं। तो अब होता क्या है, मान लो कि अगर इस डोमिनेंट फीमेल की डेथ हो जाती है, ये बच्चा पैदा करने वाली फीमेल है, तो अगर इस फीमेल की डेथ हो जाती है, तो ये जो आपका ब्रीडिंग मेल था ना, ओनली सिंगल ब्रीडिंग मेल, ये ब्रीडिंग मेल डोमिनेंट फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है, और जो सबसे लार्जेस्ट नॉन ब्रीडिंग मेल होगा ना, वो ब्रीडिंग मेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्लाउन फिश में सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ये सब होता है। लेकिन बात करते हैं ह्यूमंस में कैसे होगा ये सारा। तो ह्यूमंस में क्या होता है ना, ह्यूमंस में जो सेक्स होता है बच्चे का, कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो डिसाइड करा जाता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब जाइगोट फॉर्म होता है ना, तभी डिसाइड हो जाता है कि यहाँ पे जो बच्चा होने वाला है वो लड़का होगा या लड़की होगी।
तो यहाँ पे ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। लेकिन ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में से 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो है इनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स का मतलब ये हुआ दे आर नॉट रिलेटेड टू सेक्स। भाई बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में, अलग अलग ट्रेट्स के बारे में हो सकते हैं क्रोमोसोम्स, आंखों के बारे में, बालों के बारे में, हाइट के बारे में, बहुत सारी चीजें, कलर कॉम्प्लेक्शन के बारे में, इन सब चीजों के बारे में होगा ये। दे आर नॉट रिलेटेड टू सेक्स। अगर 23 में से अगर 22 पेयर ऑटोसोम्स है तो बचा हुआ जो एक पेयर है ना, ये सेक्स से रिलेटेड होता है, तो ये सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब ये जो एक पेयर है ना, ये मेल में अलग होता है और फीमेल के लिए अलग होता है। मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे हर एक बच्चे को ना अपनी मम्मी से एक्स क्रोमोसोम ही मिलेगा। आपको पता है ना, सेल डिवीजन के टाइम पे सिर्फ एक ही आता है, यहाँ से एक ही आता है, थोड़ी देर पहले से कहा था यहाँ पे। तो यहां से जब एक ही आएगा तो ऑब्वियसली बात है दोनों ही एक्स है, तो उन दोनों एक्स में से कोई भी एक एक्स आ जाएगा, तो हर बच्चे को अपने मम्मी से एक्स क्रोमोसोम मिलता है। लेकिन पिताजी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो डिसाइड करता है कि बच्चे का सेक्स क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर पिताजी ने भी अपना एक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट किया तो जो बच्चा होगा ना वो फीमेल होगा। बच्चा जो होगा वो फीमेल होगा, क्योंकि देखो पिताजी से भी एक्स, मम्मी से भी एक्स, तो वापस एक्स एक्स आ गए तो वो फीमेल। अब जैसे मान लेते हैं अगर पिताजी ने वाई क्रोमोसोम को कंट्रीब्यूट किया है, पिताजी से वाई आ जाता है और फीमेल से एक्स आ जाता है, तो एक्स वाई क्रोमोसोम हो गए बच्चे के अंदर। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट के अंदर डाइप्लॉइड वो बन जाएगा, तो आप देखा एक्स वाई क्रोमोसोम हो गया। एक्स वाई क्रोमोसोम का मतलब है मेल चाइल्ड। तो यहां पे वाई क्रोमोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वाई क्रोमोसोम इज द डिसाइडिंग फैक्टर इन ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन। वाई क्रोमोसोम ही वो क्रोमोसोम है जो डिसाइड करता है कि जो बच्चा होगा वो लड़का होगा या लड़की होगा। अब ये रैंडमली आते हैं, पता है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि यहाँ से वाई क्यों आ रहा है, एक्स ही क्यों आ रहा है, रैंडमली कुछ भी आ सकता है, वो ऊपर वाले के हाथ में है। अब यहाँ पे देखो कि ये मम्मी है क्रोमोसोम से एक्स और एक्स, ये है पिताजी क्रोमोसोम एक्स और वाई। तो यहाँ पे चांसेस देखना क्या क्या होंगे। एक्स एक्स एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे, ये एक्स और ये वाला एक्स मिल सकते हैं एक दूसरे के साथ, ये वाई और ये एक्स, तो एक्स वाई, ये एक्स और ये वाई एक्स वाई। तो आप देखो यहाँ पे 50% चांस है कि लड़का हो और 50% चांस है, ये लड़की के लिए, सॉरी ये लड़के के लिए है, और ये 50% चांस ये है कि लड़की हो, बच्ची जो हो लड़की हो। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया, आपको कुछ सीखने को मिला, तो यार नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।